तो आज का जो हम लोग का क्लास है, आज हम लोग वर्किंग ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्लास में जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद वाले क्लास में हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वो किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में। तो आज हम लोग को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रॉपर वर्किंग ये कैसे करता है, उसका किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो हम लोग लेते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग रेडिएशन को मतलब जिसमें हम लोग सैंपल को डालते हैं, वहां से रेडिएशन निकलता है और उसी में एक ग्राफ बनता है। ठीक, उसी में ग्राफ बनता है। तो जो मॉलिक्यूल्स जो है, जो भी सैंपल हम लोग लिए हुए, वो सैंपल का जो मॉलिक्यूल जो एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है, उसका रेंज जो हुआ करता है वो 200 से 800 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, 200 से 800 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ है, उसी वेवलेंथ वाले रेडिएशन को वो सैंपल हमारा एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो 200 से जो 800 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को अब दो कैटेगरी में बांटा गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया 200 से 400 नैनोमीटर और एक हमारा हो गया 400 से 800 नैनोमीटर। तो 200 से लेकर 400 नैनोमीटर वाले को हम लोग यूवी रेंज में रखे हैं, यूवी रेंज में रखे हैं। ठीक है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेंज में ये आता है। और 400 से जो 800 वाला जो रेंज है, इसे हम लोग जो है, इसे हम लोग विजिबल रेंज में रखते हैं। ठीक है, ये यूवी रेंज हो गया और ये हमारा विजिबल रेंज के अंदर में हम लोग रखते हैं। तो इसके नीचे वाला जो है, मतलब हम लोग जानते हैं 200 से 400 और 400 से 800, तो इसके नीचे वाला जो रेंज है ना, नीचे वाला रेंज मतलब 200 से कम वाला जो रेंज का वेवलेंथ है, वो वाले को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो वाला जब स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग लेते हैं, या फिर इसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है, तो वो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर लिया करते हैं ना, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रा जो है वो 200 नैनोमीटर से कम वाला एनर्जी, कम वाले वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो स्पेक्ट्रोमीटर में प्रेजेंट रहता है, वो उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट तैयार किया जाता है, तो वैक्यूम करके हम लोग उसको अरेंज करते हैं, उसको मेजर करा जाता है। ठीक है ना, तो 200 से लेवल नहीं करते। अब यहाँ पर हम लोग उसके बाद अगर देखते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ इस तरह से हुआ करता है। तो किसी भी यूवी स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए इस तरह से अरेंजमेंट तैयार कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट सोर्स यहां पर लेंगे, तो लाइट सोर्स यहां से लिया जाएगा। तो लाइट सोर्स दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे हम लोग। अगर हम लोगों को यूवी रेडिएशन चाहिए ना, तो यूवी रेडिएशन के लिए हम लोग क्या हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप का यूज करते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप का यूज करते हैं, जिससे हम लोग को यूवी रेडिएशन मिलता है। ठीक है, और अगर हम लोग को क्या विजिबल रेडिएशन चाहिए, तो सिंपल सा हम लोग जो टंगस्टन वाला जो बल्ब रहता है, वो टंगस्टन वाले बल्ब को अगर लेते हैं, तब उससे विजिबल लाइट हम लोग को मिलता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट। अब यहाँ पर क्या है, लाइट सोर्स प्लेस कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है एक कॉलीमेटर यानी कि लेंस लगा दिया जाता है, जिस लेंस से जितना भी लाइट है सारा इस जगह पर जो है फोकस होकर के प्रिज्म में पड़ जाए। अब ये प्रिज्म में से जैसे ही लाइट आता है ना, तो यहाँ पर हम लोग जो प्रिज्म में लाइट आता है, अब ये प्रिज्म में लाइट आने के बाद ये क्या लाइट को पूरे को क्या कर दिया, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्रिज्म लगा देंगे, या ग्रेटिंग हम लोग लगाते हैं इसके लिए करने के लिए, तो इसको हम लोग मोनोक्रोमेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटर हम लोग कहते हैं। मतलब अलग अलग वेवलेंथ वाले को सबको स्प्लिट कर देगा। यहाँ से जो लाइट आ रहा था, उसमें तो सारा लाइट मिला हुआ था, जितना भी वेवलेंथ वाला लाइट, अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ वाला लाइट सब मिला था। तो प्रिज्म क्या करेगा, सभी को अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अलग अलग बांट देगा। अब यहाँ पर एक वेवलेंथ सेलेक्टर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जो कि रोटेट करता है। अब यहाँ से लाइट क्या होगा, यहाँ से आएगा, लाइट आएगा। अब ये जो लाइट जा रहा है ना, तो इसको हम लोग यहां से गया। अब जो भी सैंपल है, वो सैंपल को हम लोग लेते हैं। अब वो जो सैंपल है, वो सैंपल को हम लोग एक ऐसा सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं, जो सैंपल जो है, वो जो सॉल्वेंट है, वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करे रेडिएशन को, वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा रेडिएशन को। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग 95% इथेनॉल, ठीक है, हेक्सेन या तो वाटर हम लोग लेते हैं। तो अलग अलग सॉल्वेंट में जो ग्राफ जो आता है ना, तो वो जो ग्राफ है वो शिफ्ट कर जाता है, अलग में अलग हो जाएगा। मतलब अलग अलग सॉल्वेंट में जो एब्जॉर्ब
एब्जॉर्प्शन का जो शिफ्ट है वो वैरी करेगा, डिफरेंट आएगा। तो यहां पर हम लोग और क्या करते हैं, ये वाला जो सैंपल है उस सैंपल को एक क्वार्ज सेल में, जिसका लेंथ यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले में हम लोग प्लेस करते हैं। अब जैसे इससे रेडिएशन पास करता है तो पास करने के बाद इसमें जो भी सैंपल है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उस वेवलेंथ वाले को, पर्टिकुलर वाले को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रेडिएशन क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहां पर जो लाइट आ रहा था इसका इंटेंसिटी ज्यादा है और जब एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट आया उसका इंटेंसिटी कम हुआ करता है और फिर हम लोग को डिटेक्टर में ग्राफ पता चलता है और उसी ग्राफ के हेल्प से हम लोग जो है वो पता करते हैं कि क्या नेचर है इसका, ठीक है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ। यहां पर खास ध्यान देने वाला बात ये है कि जब हम लोग सैंपल जो ले रहे हैं उस सैंपल को एक ऐसा सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करके यहां पर प्लेस करते हैं जो सॉल्वेंट खुद रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करे, ठीक है। और यहाँ का जो पाथ लेंथ है इसको एक क्वार्ज सेल के अंदर इसको बिठा दिया जाता है, क्वार्ज सेल के अंदर इसको रख दिया जाता है, जिसका लेंथ रहेगा, पाथ लेंथ कितना, 1 सेंटीमीटर हुआ करता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद अलग अलग अगर हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट तो अलग अलग क्या होगा, ग्राफ का शिफ्टिंग हमारा अलग अलग आएगा और रिकॉर्डर के द्वारा जो रिकॉर्ड होकर आता है उससे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन हम लोग सारा जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, ये जो हम लोग देखे अब इंस्ट्रूमेंटेशन, ये कुछ बेसिक लॉ पर बेस्ड है, ठीक है ना, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो दो तरह का एब्जॉर्प्शन लॉ हम लोग यहां पर जानेंगे, एक हमारे पास में हुआ करता है बियर्स लॉ और एक हमारे पास होता है लैम्बर्ट लॉ। इन दोनों को कंबाइन करके एक लॉ बना दिया जाता है जिसे हम लोग बियर्स लैम्बर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग को बारी बारी से वो टॉपिक के बारे में जानना है। सबसे पहले क्या, बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ क्या कहता है कि जब हम लोग कोई भी इंसिडेंट रे यहां पर लाते हैं कुछ इंटेंसिटी वाला, तो जैसे ही यहां से रे को पास करा जाता है किसी भी सैंपल के साथ में या किसी भी जो भी सैंपल हम लोग लिए हैं, जैसे पास करते हैं तो ये क्या करेगा कि जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, किस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा ये लाइट आ रहा है, ये लाइट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि कितना कंसंट्रेशन है। सॉल्वेंट जो हम लोग ले रखे हैं, यानी कि जो भी हम लोग इसमें सैंपल ले रखे हैं, जो भी सॉल्यूशन है उसका कितना कंसंट्रेशन है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जितना कम कंसंट्रेशन होगा उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, अगर हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर इससे पास करते हैं, ठीक है ना, थ्रू द सबस्टांस डिसॉल्व्ड इन नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, कैसा होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बिंग, मतलब ये वाला एब्जॉर्ब नहीं कर सकना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं करेगा रेडिएशन को, केवल और केवल जो मॉलिक्यूल्स लिए हुए वही एब्जॉर्ब करेगा उस रेडिएशन को, ठीक है ना। तो देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टांस, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी मोनोक्रोमैटिक लाइट को अगर सैंपल से पास करेंगे, उस सैंपल को डिसॉल्व करेंगे किसमें, एक नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम में, तो जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना इसका कंसंट्रेशन है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं, लॉग, ठीक है, आई नॉट मतलब इंटेंसिटी है लाइट का, अभी इंसिडेंट इंटेंसिटी इनिशियल वाला, ठीक है, शुरू में जब लाइट का था, एब्जॉर्प्शन से पहले का, और ये एब्जॉर्प्शन के बाद जो आया उसका इंटेंसिटी कुछ घट जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब ना कर लिया तो एब्जॉर्ब करने से इसका इंटेंसिटी कुछ ना कुछ घट जाएगा। तो ये हमारा रहा शुरू वाला और ये हमारा एब्जॉर्प्शन के बाद का। तो वही इसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉग आई नॉट, ठीक है, और बटे क्या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, कंसंट्रेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं बियर्स लॉ, उसको क्या कहते हैं, बियर्स लॉ कहते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा लॉ आता है लैम्बर्ट लॉ। अगला लॉ क्या है, लैम्बर्ट लॉ। बस वही चीज यहां पर भी है, बस यहां पर क्या है कि इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा कि कितना लेंथ का हम लोग रखे हैं, सैंपल का जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर कितना लेंथ का, लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो वही जब मोनोक्रोमैटिक लाइट को हम लोग पास करते हैं किसी भी सैंपल में, उस सैंपल को हम लोग डिसॉल्व करके रख देंगे किसमें, नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम में। तो जितना एब्जॉर्प्शन होगा रेडिएशन का, वो एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, कितना पाथ लेंथ हमारा है कंटेनर का, उसके पाथ लेंथ पर डिपेंड करेगा। यही कहलाता है, ठीक है,
क्या एब्जॉर्प्शन लॉ हम लोग कहते हैं, मतलब कह सकते हैं व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट या when a beam of light is passed through a sample या substance, the absorption of light is proportional to the path length of substance। ये जो path length है यहाँ से यहाँ तक उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर इसको देखने की बात करें तो मैथमेटिकली वही सिंपल log, ठीक है, आई नॉट बटे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, यहाँ पर आई इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन से पहले का और इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन के बाद का हो गया। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है ये आई एल पर डिपेंड कर रहा है कितना यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है। इस लॉ को हम लोग लैम्बर्ट लॉ कहते हैं, ठीक है। दो साइंटिस्ट है, बियर और दूसरा क्या लैम्बर्ट, दोनों के द्वारा बनाया गया, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। अब इन दोनों लॉ को अगर कंबाइन करें हम लोग, दोनों लॉ जैसा कि हम लोग अभी देखें, अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ लॉग आई नॉट बटे आई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या सी के होता है। अगर हम लोग लैम्बर्ट लॉ देखें तो लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लॉग आई नॉट बटे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, एल का। अगर इन दोनों लॉ को कंबाइन कर दे, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को, इन दोनों लॉ को अगर कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ये इसके साथ और ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो गया, C इंटू एल हो गया। यानी कि जो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, दोनों पर डिपेंड करेगा, दोनों के प्रोडक्ट का। यानी कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा हमारा। अब यहाँ पर जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग लगा देंगे, एप्सिलॉन कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है ना, ई के जैसा है, एप्सिलॉन लगा देंगे। तो इसका नाम है एक्सटिंक्शन कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग एक्सटिंक्शन कांस्टेंट कहते हैं। चलो देखो सबसे पहले यहाँ क्या क्या है, तो आई नॉट जो लिए है वही इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है ना, जो इंसिडेंट कर रहा था वो। अब आई जो हमारे पास में है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट हो गया, कि लाइट ट्रांसमिट करके जो जाएगा उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, बिफोर एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। चलो अब सी यहाँ पर वही कंसंट्रेशन हो गया, एल यहाँ पर लेंथ हो गया, पाथ लेंथ हो गया सबस्टेंस का, और वही जो ई के जैसा जो सिंबल देख रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको मोलर एक्सटिंक्शन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कांस्टेंट कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। इसी लॉ को हम लोग कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है या पूछ देगा कि व्हाट इज बियर एंड लैम्बर्ट लॉ, तो शुरू से अंत तक यहां तक हम लोग को पूरा लिखना है। चलो अब एक चीज और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है लॉग आई नॉट बटे आई, इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंस कहा जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर एब्जॉर्बेंस कहते हैं सबस्टेंस का एब्जॉर्बेंस। कितना एब्जॉर्ब करा वही ने बता रहा है, कितना एब्जॉर्ब करा यही बता रहा है, इसलिए हम लोग एब्जॉर्बेंस या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी इसको कहा जाता है। क्लियर है। चलो इसको हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे वाले को ए कह देंगे, एब्जॉर्बेंस के लिए पूरा ना लिखकर ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू, ठीक है ना, A इक्वल टू लॉग आई नॉट बटे आई इक्वल टू ये मोलर एक्सटिंक्शन कांस्टेंट इंटू C इंटू एल। C यहाँ पर हो गया कंसंट्रेशन, L यहाँ पर हो गया लेंथ। तो इस तरह से हम लोग बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक इतना ही रहा। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे जो भी टॉपिक है वर्किंग के बारे में, जो भी इसका ट्रांजिशन है, किस तरह से ट्रांजिशन एक वाले से दूसरे वाले में जाता है, बाकी सारे टॉपिक को हम लोग फिर अगले वाले क्लास में जो है डील करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।